स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था क्लास टर्बुलेरिया का। ठीक है, उसमें ये देखा था कि कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद होते हैं फेरिंग्स माउथ का, और जो कॉर्ड्स और नर्व कॉर्ड्स उनका क्या काम है, गैंग्लिया का क्या काम है, उनके अलावा कौन से सिस्टम उनमें मौजूद होते हैं और कौन से सिस्टम उनमें मौजूद नहीं होते। आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़ने थे। इसमें जो हम क्लास टर्बुलेरिया पढ़ रहे थे उसमें के ऑर्गन सिस्टम, एक तो उसमें रेस्पिरेशन नहीं होती, और सेकंड उसमें कोई सिकेलेटल मसल नहीं होता, सिस्टम नहीं होता। ठीक है, जो इसमें हम मसल्स पढ़ते हैं, सिकेलेटल मसल्स भी हैं हमारे पास, और कार्डियक हैं, और स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, इनमें सिकेलेटल सिस्टम जो है वो बॉडी की कंपोजिशन का वो मौजूद नहीं होता है। इसके अलावा जो मस्कुलर सिस्टम इनमें मौजूद होता है वो सिंपल होता है। और वो मस्कुलर सिस्टम, ये इसमें दो तरह की लेयर्स होती हैं। ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स होते हैं। और इन ये मसल फाइबर्स का क्या काम होता है कि इन्होंने लोकोमोशन में हेल्प करनी होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं वो अपने सकर्स और हुक्स की मदद से जमीन पे या ग्रासेस पे या लीव्स पे रेंगते हैं। ठीक है, ये जो इनके मसल्स होते हैं सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई रेस्पिरेशन या स्केलेटल सिस्टम नहीं होता। इसके बाद हमने इनकी देखनी है कि फीडिंग और डाइजेशन। सब स्टूडेंट्स कोशिश कोशिश यही किया करें कि एक टाइमिंग पे आया करें। फीडिंग और डाइजेशन का हमने देखना है कि फेरेंक्स का, जैसे माउथ से कोई भी प्रे या फूड को ये अंदर इनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद फेरेंक्स में जाती है। और फेरेंक्स में क्या है, फेरेंक्स और जो गट होती है, मतलब डाइजेस्टिव या गैस्ट्रोवास्कुलर जिसे कैविटी भी कहते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं। यही एंजाइम्स फूड को ब्रेक करते हैं और ब्रेक करके उसको इनगल्फ करने की कोशिश करते हैं, डाइजेस्ट। ठीक है, इसके अलावा दीज वार्म लेग, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं होता। और लार्ज स्पीशीज हैव एक्सटेंसिव एनास्टोमिक गट्स टू एड इन डिस्ट्रीब्यूशन। एनास्टोमी का ये जो गट होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, फूड की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें हेल्प करती है। नहीं, उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। इसके बाद है कि दीज वर्म्स हैव इनकम्प्लीट गट्स, ऑल वेस्ट मस्ट पास आउट ऑफ द माउथ। ये हमने पहले भी पढ़ा था लास्ट कल लेक्चर में कि जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट क्यों होता है कि उनमें जस्ट एक माउथ ही होते हैं जिनसे फूड एंटर भी होती है और वेस्ट मटेरियल बाहर भी होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट गट भी कहते हैं। न्यूट्रिशन, ये अपनी फूड कैसे लेते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, या फूड अपने ग्रासेस पे कैसे ये डिपेंड करते हैं। प्लेनेरिया स्टोर फूड इन डाइजेस्टिव एपिथीलियम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम की इनकी एपिथीलियम लेयर होती है वहाँ पे ये फूड को स्टोर कर लेते हैं, एंड कैन सर्वाइव मैनी वीक्स। और वो जो हफ्तों तक वहाँ पे पड़ी रहती है, श्रिंकिंग स्लोली इन साइज विदाउट फीडिंग। और इनका जब तक ये फीड नहीं करते, खुराक नहीं खाएंगे, और इनका जो साइज होता है वो श्रिंक कर जाता है। ठीक है, और वो वही साइज जो है वो स्लोली स्लोली श्रिंक करते स्मॉल हो जाएगा। जब वो आपने ये भी देखा होगा, जैसे ह्यूमंस अगर फूड नहीं खाएंगे तो उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम इंटरनली है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है एक लिमिट तक। ठीक है, दे आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग देयर ओन टिश्यूज। जब इनको कुछ और खाने के लिए नहीं मिलेगा तो ये अपने ही ये जो टिश्यूज होते हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं एज ए फूड, सच एज अ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को ये एज ए फूड खाना शुरू कर देते हैं। लैब एनिमल्स ऑफन टेंड टू श्रिंक इन साइज व नॉट फीड प्रॉपरली। ये हमने पहले ऊपर भी ये बात पढ़ी है कि जब ये फीड नहीं करेंगे तो इनका जो साइज है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फौजिया, अपना कैमरा ऑफ कर दें।
यहाँ तक सबको समझ आ गई है? यस। ओके। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कल भी देखा था कि जिसका माउथ है वो वेंट्रल साइड पे है, बैक साइड पे, ठीक है, इन सेंटर। और जो फेरेंक्स है वो मस्कुलर है, जो उसकी वॉल्स है वो मस्कुलर वॉल्स होती हैं। और जो इंटेस्टाइन है वो ब्लाइंड होती है, ठीक है। ये डिटेल डिपेंड अपॉन द ऑर्डर। इसका ये मतलब है कि जो डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे उनमें इंटेस्टाइन की जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल ट्राई क्लैडिडा जो है उसमें 10 to 20 मिलीमीटर इसकी लेंथ होगी, ठीक है। जबकि पोली क्लैडिडा इसमें अप टू 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो ट्राईपार्टाइट गट ट्राईपार्टाइट गट उसको कहते हैं कि वन, उसके मेन जो इंटीरियर ब्रांच, इंटीरियर कहते हैं फ्रंट वाली एक ब्रांच होती है, एंड टू मेन पोस्टीरियर ब्रांचेस, ठीक है, एक फ्रंट की और दो जो है वो पोस्टीरियर की मेन ब्रांचेस। ये दोनों मतलब ये तीन हो गए ना, दो पोस्टीरियर और एक एंटीरियर, ये इसे कहेंगे ट्राई, ठीक है। विद न्यूमरस ब्लाइंड पॉकेट्स ऑफ आल थ्री, ठीक है। इनकी जो पॉकेट्स होंगी वो ब्लाइंड होंगी। ब्लाइंड का ये कि एक तरफ से ओपन होंगी और दूसरी तरफ से क्लोज। और इसकी एग्जांपल हम लेते हैं डुगेसिया की। डुगेसिया का जो कॉमन नेम है वो प्लेनेरिया है, ठीक है। पोलीक्लैडिडा जो है इसमें जो गट हैज न्यूमरस ब्रांचेस रेमिफाइंग। रेमिफाइंग का ये मतलब होता है कि ब्रांचेस का आगे ब्रांचेस बनाना। जैसे एक ट्री की जब हम मिसाल लेते हैं तो उसमें एक ब्रांच से 5 ब्रांचेस निकलेंगी, आगे 5 से फिर 10 और फिर 20, ठीक है। शाख दर शाख तकसीम होना, ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी। इसमें गट में जो है वो ब्रांचेस आएंगी। ये इसमें एक मैं आपको इसमें डायग्राम में भी दिखा देती हूँ। इसमें ये देखें कि इसकी जो डायग्राम है, इसमें ये आगे तकसीम हो रहा है, ठीक है। ये इसकी मेन ब्रांच है गैस्ट्रोवास्कुलर की। इसके नेक्स्ट तकसीम होके, इसमें तो ज़्यादा इतनी डिवीजन नहीं दिखाएगी, इसमें ये देखें ये तकसीम हो रहा है, फिर आगे इनकी शाखें निकल रही हैं। और इस तरह से ये आपस में जो एक नर्व कॉर्ड की, नर्व और दूसरे नर्व कॉर्ड की, इस तरह से ही इनकी बॉडी जो है वो कनेक्ट हो जाती है सेंटर में। ये हम आगे इसमें एग्जांपल्स में भी देखेंगे कि इनकी बॉडी कैसे एज ए कनेक्टिव का भी काम करती है। इसके बाद है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैंने आपको पहले भी बताया, जो एक्सक्रीशन के लिए इनमें जैसे कि एनस यूज़ होता है। एनस माउथ से एंट्री होती है, एनस से रिमूवल होती है वेस्ट की। सेम इसी तरह से इनमें एज एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम होता है, और इसी सिस्टम में जो है वो फ्लेम सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम कॉम्प्राइजेज 2 लॉन्गिट्यूडनल डक्ट्स, ठीक है। ये जो सिस्टम होता है लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज जो डक्ट्स डिवाइड हो जाती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे, कनेक्टिंग टू अ नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स। और ये एक टिब्यूल्स का नेटवर्क होता है, उनके साथ ज्वाइन करती हैं, और यही जो है वो थ्रू आउट द बॉडी जो नेटवर्क होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये एक एंड होगा इन मैनी लार्ज सेल्स, ठीक है। और उन्हीं लार्ज सेल्स को फ्लेम सेल्स कहते हैं। और इन फ्लेम सेल्स का क्या काम होता है कि जितना भी बॉडी से एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस वाटर वो होता है जिसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं होती, और फ्लूइड वेस्ट होता है जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर नहीं होता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको बॉडी से बाहर रिमूव करने के लिए फ्लेम सेल्स एज ए एक्सक्रीटरी सेल्स काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? ऑस्मो रेगुलेशन में के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनका बैलेंस मेंटेन करना, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में जो एक्सेस फ्लूइड्स होता है ऑर्गेनिज्म का, और इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया, ठीक है, ये बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का और बॉडी फ्लूइड का बैलेंस को मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। क्लियर? आप इधर मैसेज पे ही कर ले सईदा।
प्रोटोनेफ्रीडियल सेल्स में के ब्रांचेस जो हैं वो टर्मिनेट कर जाएंगी इन ब्लाइंड फ्लेम सेल्स। ठीक है, ये जो प्रोटोनेफ्रीडिया की जो ब्रांचेस होंगी, एक सेकेंड, इसमें यह है कि प्रोटोनेफ्रीडिया ब्रांचेस टर्मिनेट इन ब्लाइंड फ्लेम सेल्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो इनका प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम होता है वो फ्लेम सेल्स पे जाके एंड होगा। ठीक है, और वो ब्लाइंड होते हैं, मतलब एक तरफ से ओपन होंगे और एक तरफ से क्लोज होंगे। और वही ओपनिंग जो है वो एज ए एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है। जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। फ्लेम सेल्स में स्लिट्स होते हैं एंड दैट पेनिट्रेट द सेल। ठीक है, और इन्हीं स्लिट्स की वजह से वो सेल पेनिट्रेट कर सकते हैं। स्लिट्स आर क्रॉस्ड बाय फिलामेंट एंड मेम्ब्रेन दैट रिड्यूस द इफेक्टिव पोर साइज। ठीक है, इन्हीं स्लिट्स में इतनी एबिलिटी होती है और इनकी मेम्ब्रेन होती है कि इनमें क्रॉसिंग की एबिलिटी होती है, जो कि पोर साइज उसको रिड्यूस कर देती है। ठीक है, जितना पोर साइज रिड्यूस होगा उतनी ही एक्सक्रीशन में ज़्यादा हेल्प रहेगी। इसको एज ए अल्ट्रा फिल्टर भी यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा फिल्टर इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपने ह्यूमन्स में भी देखा होगा, ब्लड में जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जो बेनिफिशियल मटेरियल होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो बेनिफिशियल नहीं होता बॉडी के लिए, उसको बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है, और इसे भी फिल्ट्रेशन ही कहते हैं। और जब ये इससे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये कि जो बैक लार्ज प्रोटीन्स, जो लार्ज प्रोटीन्स बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं, वो एज ए अल्ट्रा फिल्टर के तौर पर फिल्टर करके बॉडी में ही कंज्यूम कर ली जाती हैं। फिल्ट्रेट ऑफ मेसेनकाइमा इंटरसेलुलर फ्लूइड एंटर्स टिब्यूल। ठीक है, वो जो फिल्ट्रेट हमें मिल जाता है जिसमें हमारे पास बेनिफिशियल मटेरियल होगा, वही दोबारा टिब्यूल्स में एंटर कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें यह है कि इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स एक्टिवली रीअब्सॉर्ब इन टिब्यूल। टिब्यूल में जो मैंने आपको इसमें पहले ही बात बताई है कि जो बेनिफिशियल मटेरियल जो बॉडी के लिए रिक्वायर होता है, वो अक्सर बॉडी से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, फ्लेम सेल्स उनको एब्जॉर्ब करके दोबारा रीअब्जॉर्ब करेंगे टिब्यूल में ही। लेकिन जो मटेरियल बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, उसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको एज एक कलेक्ट करके दोबारा जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा बॉडी से बाहर, फ्लेम सेल। एक सेकेंड जी, एक सेकेंड। जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, ये वो कैविटी नहीं है, जो कैविटी एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट्स में होती है उसको सिलोम या जस्ट कैविटी कहते हैं। ठीक है, जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स होते हैं, जो कि एंजाइम्स फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जो स्लिट होते हैं, जी, रीअब्जॉर्प्शन से डाइल्यूट यूरिन ही ये प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन रीअब्जॉर्प्शन का मेन मकसद ही सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थ इसमें भी नहीं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका मेन मकसद यही होता है कि जितने भी एब्जॉर्ब की हुई चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल इनमें प्रोटीन्स हैं, फ्लूइड्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अ, वो बॉडी में दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिए जाएं। और स्लिट का काम क्या होता है कि एज ए जैसे पैसेज होता है ना, स्लिट का ये मतलब होता है
कि इन्होंने दो चीजों के दरमियान में एज ए ब्रिज यूज होना है। ठीक है, फ्लेम सेल्स में जो स्लिट्स होते हैं उनका काम है पेनिट्रेशन का, और ये क्रॉस जो है वो जो पोर साइज होता है उसको रिड्यूस करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। ठीक है, इसके जो स्टार्ट में हमारे पास एक्सक्रीटरी पोर्स हैं। एक्सक्रीटरी पोर्स का भी यही मतलब होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर रिमूव करना। और यही नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सक्रीटरी कैनाल है, इसी एक्सक्रीटरी कैनाल के एक पोर्शन को जब हम जूम करते हैं तो उसमें ये दिखाया कि एक्सक्रीटरी पोर पूरी बॉडी में जगह जगह मौजूद है। ठीक है, और इसमें एक हमारे पास टिब्यूलर सिस्टम है। ठीक है, जो ट्यूब सेल से मिलके बना होता है, और इनका मेन काम ये होता है इन सेल्स ने एब्जॉर्ब करना होता है। जो मटेरियल इफेक्टिव होता है, बेनिफिशियल होता है बॉडी के लिए, उसको एब्जॉर्ब करना होता है, बॉडी में ही दोबारा उसको लेके जाना होता है। लेकिन जो बेनिफिशियल नहीं होता, ये जो आपको डायरेक्शन दिखाई दे रही है, इसमें रेड कलर का जो एरो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास फ्लेम सेल है। और इस फ्लेम सेल का ये काम होता है कि एज ए एक्सक्रीशन में यूज होना है। ये हमारे पास फ्लेम सेल का न्यूक्लियस है और ये उसके सीलियां हैं। और इसमें ये जो एक्सक्रीटरी पोर होता है, इसमें जितने भी मटेरियल बेनिफिशियल होता है टिब्यूल सिस्टम में एब्जॉर्ब करके बाकी जो वेस्ट रह जाएगा वो फ्लेम सेल से बाहर रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन यूज होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? जी, फ्लेम सेल जो फ्लेम सेल का काम होता है वो एक्सक्रीशन में होता है। जो बेनिफिशियल मटेरियल होता है वो बॉडी का जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। ठीक है, लेकिन जो फ्लेम सेल का काम जो एक्सक्रीशन होती है, जो मटेरियल बॉडी के लिए, जैसे कि अमोनिया बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, टॉक्सिक होता है, उसे बॉडी से बाहर रिमूव करना ही बेटर होता है। इसीलिए फ्लेम सेल के जरिए से इन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं, और ये बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं वेस्ट मटेरियल को। इतना लेट क्यों आ रहे हैं आप लोग? जो इसमें फ्लेम सेल में जो सीलिया होते हैं, सीलिया का मेन फंक्शन होता है मूवमेंट में हेल्प करना। ठीक है, या यहाँ पे ये हमारे पास जो प्लेनेरिया की मेन बॉडी है, इसमें जो एक्सक्रीशन जो होती है वो इसमें हमारे पास दो नेम आते हैं, प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम और फ्लेम सेल। जब प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम डिवाइड होते हैं तो ये बनाएंगे फ्लेम सेल को। और फ्लेम सेल में जो टिब्यूल सिस्टम होता है, टिब्यूल सेल्स होते हैं, उनका मेन मकसद होता है कि जो बेनिफिशियल मटेरियल होता है बॉडी के लिए, बॉडी फ्लूइड जरूरी होते हैं, उनको रीअब्सॉर्ब कर लेना। जैसे हम किडनी की फिल्ट्रेशन में पढ़ते हैं, किडनी एज सच एब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी से बाहर यूरिन को रिमूव नहीं करता, उसको रीअब्जॉर्प्शन दोबारा करता है, और इसी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के जितना भी यूजफुल मटेरियल होता है ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाए। ठीक है, और जो एक्सक्रीशन होती है वो फ्लेम सेल के थ्रू होगी, या एक्सक्रीटरी जो पोर है उसके थ्रू भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट हमने इसमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें एज कंपेयर टू सिलेंट्रेट के ऑर्गेनाइज होता है, और इसमें एक तो टू सेरिबुलर गैंग्लिया होते हैं जिसे के जो कि ब्रेन के बराबर होते हैं। ब्रेन के बराबर होते हैं लेकिन इनमें ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इसमें टू शॉर्ट नर्व्स एक्सटेंड टू द एंटीरियर एंड आई। ठीक है, इसमें से जो ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया हैं, इनमें से जो नर्व्स निकलती हैं शॉर्ट, वो एंटीरियर में और जो फ्रंट का पोर्शन है उसमें एक्सटेंड कर जाती हैं, और आईज जिसे हम आई स्पॉट कहते हैं वहां पे एक्सटेंड कर जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास टू जो है वो लॉन्गिट्यूडनल अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जिन्हें हम वेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ये फ्रंट एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक, बैक तक जाती हैं। इसके बाद है हमारे पास के इसमें ट्रांसवर्स कनेक्टिव्स एंड पेरिफेरल नर्व्स भी होती हैं। ये कनेक्टिव और पेरिफेरल नर्व्स, ये हमारे पास नर्वस सिस्टम है, ये हमारे पास है सेरिब्रल गैंग्लियन। ठीक है, और इन्हीं गैंग्लियन से जो नर्व्स निकलेंगी
वो इंटीरियर पोर्शन में और आई स्पॉट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ठीक है। और जो हमारे पास अक्रॉस द लेंथ ऑफ द बॉडी जो है वो गैंग्लिया से अराइज करके पोस्टीरियर एंड तक जाएगी, ठीक है। उसे हम कहते हैं लेटरल या वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स, ठीक है। एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। इसके बाद हमारे पास जो कनेक्टिव और पेरिफेरल नर्व्स होंगी वो बॉडी के इन बिटवीन जो है वो डिवाइड होंगी। ये आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनका मेन मकसद पता है ये होता है कि बॉडी में किसी भी जगह जहाँ पे मैसेज कन्वे करना हो ये वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। जो गैंग्लिया जब ऑर्डर करेगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बॉडी ने वर्क परफॉर्म करना होता है, ठीक है। और उसी गैंग्लिया से जो मैसेज होगा वो अगर तो पोस्टीरियर एंड में मैसेज को पहुंचाने की जरूरत है तो वो लैटरल नर्व कॉर्ड के जरिए से जाएगा। और अगर जो है बॉडी के इन सेंटर ना ही राइट पे और ना ही लेफ्ट पे, सेंटर में, तो वो कनेक्टिव और पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। अगर इंटीरियर पोर्शन में या आई स्पॉट में जरूरत होगी तो वो सेरिब्रल गैंग्लिया से मैसेज जो है वो आई स्पॉट की जो नर्व्स होंगी उन वहां तक जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमारे पास रिप्रोडक्शन की टाइप्स हैं कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सेम इसी तरह से जैसे हमने बडिंग का और फिशन का पढ़ा था। प्लेनेरिया में फिशन जो ट्रांसवर्स का ये मतलब होता है कि तिरछा, अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल करते हैं ना तो हॉरिजॉन्टल में स्ट्रेट आ जाता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्स में होता है तिरछा, आप उसको कट करेंगे एक प्लेन एरिया को तो उसका जो अपर पार्ट होगा वो दोनों अलग होके अपर पार्ट जो है वो रीजनरेट करेगा अपने लोअर पार्ट को। और सेम इसी तरह से जो लोअर पार्ट होगा वो उसमें इतनी एबिलिटी होगी कि वो अपने अपर पार्ट को रीजनरेट करेगा, ठीक है। इनमें रीजनरेटिव की एबिलिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये एक प्लेन एरिया है, ठीक है। इसकी ये दो बॉडी, ठीक है। इसको हम इसमें अगर इधर से कट करते हैं तो ये इसका ऊपर वाला पोर्शन अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लेगा और जो नीचे वाला पोर्शन है ये अपना अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर लेगा। क्लियर? इसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तकरीबन जितने भी टर्बुलेरियंस हैं, फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो हार्मेफ्रोडाइट होते हैं। हार्मेफ्रोडाइट का ये मतलब होता है कि एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल एग और स्पर्म, ठीक है। लेकिन इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का ये मतलब होता है कि एग को फर्टिलाइज करने के लिए जो स्पर्म रिक्वायर होगा वो उसी बॉडी का उसी ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा, वो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्पर्म और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसका एग उसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। क्रॉस में जैसे ऑपोजिट आप कह लें, ठीक है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि एक ही इंडिविजुअल में जब मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं तो वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना के न्यू इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्लियर? और इसमें जो फर्टिलाइजेशन है, इसमें जो फर्टिलाइजेशन है और डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है। इसमें डायरेक्ट का ये मतलब होता है कि अक्सर आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेजेस मौजूद होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लार्वा पहले सबसे बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में ये होता है कि जैसे ही ऑर्गेनिज्म लार्वा बनाता है वो डायरेक्ट अडल्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। वो डिफरेंट जो स्टेजेस होते हैं उनसे नहीं गुजरता, लार्वल स्टेजेस। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल इसलिए होती है कि जो ट्रांसफर होता है स्पर्म का मेल से फीमेल तक वो इनसाइड द बॉडी होता है,
ठीक है, और वो डायरेक्टली ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये दवाइयाँ लेना बंद करें, जो भी ले रहे हैं अपना माइक ऑफ करें। क्या नहीं होता इसमें मलाइका? मैम आपने यहाँ पे कहा ना कि ये लार्वा स्टेजेस से गुजरते नहीं मैम, जब स्पर्म और एग बनता है तो देन जाइगोट बनता है, उसके बाद तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, तो इनमें क्यों नहीं होते ये प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस में ये है कि जब मेल और फीमेल आपस में ज्वाइन कर जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो स्टेजेस होती हैं इसी को ही कंप्लीट और इनकम्प्लीट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ये जस्ट इसमें प्लेटीहेल्मिन्थेस में नहीं, इसके अलावा भी काफ़ी ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें इनडायरेक्ट होती है और कुछ में इनकम्प्लीट भी होती है। कि आपने अक्सर ये पढ़ा होगा कि लार्वा, प्यूपा और एडल्ट बनने से पहले वो पहले निम्फ में कन्वर्ट होता है। जब हम आर्थ्रोपोड पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट होती है। तो मैम जो जिनमें इनकम्प्लीट होती है तो उनमें मतलब उनका सारा स्ट्रक्चर बन जाता है इनकम्प्लीट में भी? जी, वो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है ना, कि अगर हम ये बात कहें कि जो बेबी ह्यूमंस में पैदा होता है तो हम उसको एकदम से ही बड़ा कर सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नो मैम। ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से जो प्लेटीहेल्मिन्थेस है या दूसरे एनिमल्स हैं उनमें पॉसिबिलिटी होती है। वो ऑर्गेनिज्म और जो हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, हर चीज जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही होती है। अगर आप ये भी कहें कि हम एक चेयर पे पाँव रखें और तो जो ऊपर की है हम वहां पे खुद ही पहुंच जाएं, तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का ये होता है कि विद इन द बॉडी। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और एक्सटर्नल ये होती है कि आउटसाइड द बॉडी इन द इन्वायरमेंट। वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है और इक्वेटिक भी हो सकता है। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी ऐसे इसमें जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है ना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में ये होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म, फर्ज कर एक इंडिविजुअल है, उसी में ही मेल और फीमेल जो है वो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। उन्हीं की फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनेगा उसे हम कहेंगे कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई है। ठीक है, लेकिन अगर ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं, एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल का जो मेल जो है गैमेट वो दूसरे इंडिविजुअल के फीमेल गैमेट से जब यूनाइट करके ऑर्गेनिज्म बनाएगा उसे हम कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। डायरेक्ट डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म जब लार्वा फॉर एग्जांपल जाइगोट बन जाता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के यूनाइट करने से। ठीक है, तो उसकी जो स्टेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। ठीक है, कुछ प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं जिनमें लार्वा बनता है और बहुत कम है जिनमें नहीं बनता। तो वही लार्वा डायरेक्ट जो है वो एडल्ट में चेंज हो जाएगा। एडल्ट में चेंज होने का ये मतलब है कि उनकी जो करेक्टरिस्टिक होते हैं, जो एडल्ट प्लेन एरिया है फॉर एग्जांपल, सेम उसकी तरह करेक्टर्स होंगे। इनकी जो ग्रोथ होगी वो तेजी से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल भी कह सकते हैं या फ्री लिविंग। आपको पता है जितने भी पैरासाइट्स हैं ये बहुत ही जल्दी से ग्रो करते हैं। मैम आप मेटामॉर्फोसिस की बात कर रही हैं जी जिसमें जी वो डेवलपमेंट जी, मेटामॉर्फोसिस। जी। मेटामॉर्फोसिस की जो स्टेजेस हैं जैसे कि लार्वा, पीपा, एडल्ट, इसमें हम आर्थ्रोपोड में देखेंगे कि निम्फ भी हम पढ़ते हैं जिसे कि हम इनकम्प्लीट जी, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मैम ठीक है, वो इन नीम्फ वाली जो है वो इनडायरेक्ट में आएगी डेवलपमेंट में, जी और लार्वा वाली डायरेक्ट में आएगी ना? जी। ओके मैम। जब डायरेक्ट जो लार्वा है वो एडल्ट में या यंग में चेंज हो जाता है उसे कहते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। जी।
यहाँ तक सबको समझ आ गया है? वैसे आपकी क्लास भी खत्म होने वाली है, अगर कुछ पूछना है तो बता दें। मैम तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल में ह्यूमन भी आ सकते हैं ना, अगर हम कहें तो। अगर ये उस दिन भी आपका यही क्वेश्चन था। ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो आउटसाइड द बॉडी होती है। एक्सटर्नल का यही मतलब होता है कि आउटसाइड, और फर्टिलाइजेशन का ये मतलब होता है कि इनसाइड। अभी आप बुक पे ही घूम रही हैं। बुक का मैंने आपको दो बताया था कि एक मिलर हार्ले वाली और एक इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ